कहानी की शुरुआत एक ऐसे तनाव और खामोशी से होती है जहां सांस लेना भी भारी लगता है। हम मैलोरी नाम की एक महिला को देखते हैं जिसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। वो एक बंद कमरे में 2 मासूम बच्चों के सामने बैठी उन्हें जिंदगी और मौत का सबसे जरूरी सबक सिखा रही थी। उसकी आवाज में कंपकंपी और चेतावनी दोनों थी। जब उसने कहा कि मेरी बात को गांठ बांध लो, हम अभी एक बेहद खतरनाक नदी के सफर पर निकल रहे हैं। वहां चाहे कितनी भी डरावनी आवाजें सुनाई दें या कोई अपना तुम्हें मदद के लिए पुकारे, तुम्हें अपनी आंखों की पट्टी हरगिज नहीं हटानी है, क्योंकि अगर तुमने देखने की गलती की तो तुम मारे जाओगे। उस कमरे में पसरा हुआ मौत का सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा था कि खतरा कितना बड़ा है। वो कांपते हाथों से अपना सामान उठाती है और बच्चों को लेकर उस वीरान दुनिया में कदम रखती है जहां हर तरफ सिर्फ खतरा था। वो एक नाव में बैठकर अनजानी लहरों के हवाले हो जाते हैं और एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं जिसका कोई अता पता नहीं था। आखिर ये हंसती खेलती दुनिया इस खामोश नर्क में कैसे तब्दील हो गई और लोगों को अपनी आंखें क्यों बंद करनी पड़ी, यह जानने के लिए वक्त का पहिया हमें 5 साल पीछे उस दिन पर ले जाता है जब सब कुछ बेहद शांत और सामान्य था। एक खिली हुई सुबह गर्भवती मैलोरी अपनी बहन जेसिका के साथ रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जा रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि दुनिया खत्म होने वाली है। न्यूज चैनल चीख चीख कर रूस और यूरोप में फैली उस रहस्यमयी महामारी की चेतावनी दे रहे थे, जहां लोग किसी अदृश्य साए को देखकर अपना मानसिक संतुलन खो रहे थे और बेरहमी से अपनी जान ले रहे थे। लेकिन मैलोरी इसे महज एक दूर की खबर मानकर नजरअंदाज कर देती है और बेफिक्री से अपनी बहन के साथ अस्पताल पहुंचती है, जहां उनका रूटीन चेकअप सामान्य तरीके से बीतता है। मगर जैसे ही वो अस्पताल के कमरे से बाहर कदम रखते हैं, हकीकत एक डरावने सपने की तरह उसके सामने आ खड़ी होती है। जब मैलोरी की नजर एक ऐसी औरत पर पड़ती है जो पागलों की तरह अपना सिर कांच की दीवार पर दे मारती है और खून से लथपथ होकर मैलोरी को घूरने लगती है। घबराहट में दोनों बहनें कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन शहर अब शहर नहीं बल्कि पागलपन का अखाड़ा बन चुका था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे कि तभी ड्राइव करते हुए जेसिका की नजर उस अनदेखी मौत से मिल जाती है। पल भर में उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, उनमें एक अजीब सा सूनापन और आंसू भर आते हैं। वो किसी अनजानी धुन में खोकर स्टीयरिंग को घुमा देती है, जिससे कार बेकाबू होकर हवा में लहराती है और सड़क पर पलट जाती है। बुरी तरह घायल मैलोरी की आंखों के सामने एक रूह कपा देने वाला मंजर होता है। उसकी अपनी बहन जेसिका कार से बाहर निकलती है और एक तेज रफ्तार ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। इस खौफनाक मंजर से पूरी तरह टूट चुकी मैलोरी अपने पेट में पल रहे बच्चे की खातिर लड़खड़ाते कदमों से उस मौत से भागने की कोशिश करती है, जहां हर तरफ सिर्फ चीखें और सायरन गूंज रहे थे। लेकिन भगदड़ में उसे जोर का धक्का लगता है और वो सड़क पर गिर पड़ती है। तभी वहां मौजूद एक अनजान महिला इंसानियत दिखाते हुए उसे उठाने आती है, लेकिन अगले ही पल उस महिला की नजरें भी उस अदृश्य शैतान से मिल जाती हैं और वो भी अपना मानसिक संतुलन खोकर खुद को पास चल रही एक कार की लपटों में झोंक देती है। मैलोरी अब मौत के बिल्कुल सामने निहत्थी पड़ी थी कि तभी भीड़ को चीरते हुए टॉम नाम का एक शख्स मसीहा बनकर आता है और उसे बाहों में जकड़कर चीखों के बीच से निकालते हुए पास के एक घर के अंदर ले जाता है, जहां पहले से मौजूद कुछ लोग दहशत के साए में दुबके हुए थे और एक दूसरे से सिर्फ यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर दुनिया को अचानक हुआ क्या है। अपनी घबराहट को शांत करने के लिए जब वो न्यूज चैनल लगाते हैं तो टीवी स्क्रीन से एक रूह कांपा देने वाली चेतावनी मिलती है कि एक अदृश्य और बेहद खतरनाक वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। एक ऐसा शैतान जिसे देखते ही इंसान का दिमाग उसका साथ छोड़ देता है और वो पागलों की तरह खुद अपनी ही जान लेने पर उतारू हो जाता है। रिपोर्टर की आखिरी चेतावनी यही थी कि अगर जिंदा रहना है तो अपने घर के दरवाजे खिड़कियां हमेशा के लिए बंद कर लो और बाहर झांकने की गलती मत करना। ये सुनते ही घर में मौजूद लोग बदहवास होकर तुरंत खिड़कियों को अखबारों और पर्दों से बंद कर देते हैं ताकि उस राक्षस की मनहूस नजर उन पर न पड़ सके। इसी डर और अंधेरे में 3 दिन गुजर जाते हैं। तभी उस खामोशी को चीरते हुए अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है और बाहर से एक लड़की की रोती हुई आवाज रहम की भीख मांगती है। टॉम इंसानियत के नाते उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डगलस, जिसे अपनी जान का डर सबसे ज्यादा था, वो उसे सख्त लहजे में रोकता है क्योंकि उसे शक था कि बाहर खड़ी लड़की संक्रमित हो सकती है। माहौल में तनाव तब बढ़ जाता है जब मैलोरी डगलस के विरोध को खत्म करने के लिए उस पर बंदूक तान देती है और टॉम को दरवाजा खोलने का हुक्म देती है। दरवाजा खुलते ही ओलंपिया नाम की एक गर्भवती लड़की अंदर आती है जो बताती है कि राशन खत्म होने पर वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर मौत के बीच से गुजरती हुई यहाँ तक आई है। यह सुनकर डगलस झुंझलाते हुए बोलता है कि भूख तो अब हमारा भी गला घोंट रही है,
क्योंकि हम भी पिछले कई दिनों से यहाँ कैद हैं। तभी इस मुसीबत का हल निकालने के लिए घर का मालिक ग्रेग एक खतरनाक सुझाव देता है। वो बताता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और शायद उस राक्षस को स्क्रीन पर देखने से हम पर उसका असर नहीं होगा, इसलिए हम डिजिटल स्क्रीन का सहारा लेकर सुरक्षित रास्ता खोज सकते हैं और पास के सुपरमार्केट से खाना ला सकते हैं। बाकी लोग डरते हैं, मगर भूख से तड़पकर मरने के बजाय वो इस आखिरी उम्मीद के सहारे जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। एहतियात के तौर पर ग्रेग को एक कुर्सी से रस्सियों से कसकर बांध दिया जाता है ताकि अगर वो अपना आपा खो भी दे तो खुद को चोट न पहुंचा सके, और फिर बाकी लोग डरते हुए दूसरे कमरे में चले जाते हैं। ग्रेग कांपती धड़कनों के साथ मॉनिटर की तरफ देखता है। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर हवा का एक झोंका और परछाई नजर आती है। अगले ही पल ग्रेग के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसकी आंखों का रंग अचानक बदल जाता है, जैसे मौत ने उसके दिमाग पर पूरा कब्जा कर लिया हो। फिर वो एक जानवर की तरह चीखने लगता है। उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर बाकी लोग उसे बचाने दौड़ते हैं, मगर उनके पहुंचने से पहले ही ग्रेग अपना सिर मेज के कोने पर दे मारता है। उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है और यह खौफनाक नजारा देखकर बचे हुए लोगों की रूह कांप जाती है। उन्हें यह कड़वा और भयानक सबक मिल जाता है कि वो राक्षस चाहे सामने हो या स्क्रीन पर, उसे देखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। इसी दहशत में वो मॉनिटर तोड़ देते हैं ताकि गलती से भी दोबारा उस नर्क की झलक किसी को न दिखे। इस तरह मदद के इंतजार में कई दिन और गुजर जाते हैं। अब उनका राशन बिल्कुल खत्म हो चुका था, इसलिए मजबूरी में उन्हें उस सुरक्षित जगह से बाहर निकलने का एक बेहद खतरनाक फैसला लेना पड़ा। टॉम ने एक योजना बनाई कि वो कार के जीपीएस और सेंसर की मदद से बिना बाहर देखे सुपरमार्केट तक पहुंचेंगे। इसी उम्मीद में वो कार के सारे शीशों को पेंट से पूरी तरह पोत देते हैं ताकि बाहर का वो जानलेवा नजारा उनकी नजरों से ओझल रहे। कार के अंदर घुप अंधेरा था और जीपीएस ही उनका एकमात्र सहारा था। जैसे ही वो पांचों उस गाड़ी में बैठकर वीरान सड़क पर उतरते हैं, बाहर का सन्नाटा चीख चीख कर तबाही की गवाही दे रहा था, जहां हर तरफ सिर्फ लाशों का अंबार लगा था। थोड़ी दूर चलते ही अचानक कार के सेंसर्स पागलों की तरह बजने लगते हैं, जो इस बात का इशारा था अदृश्य राक्षसों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है। डर के मारे सबकी सांसें अटक जाती हैं, मगर टॉम अपने डर पर काबू रखता है और कार का एक्सीलेटर दबाकर उन्हें उस मौत के घेरे से निकाल ले जाता है। किसी तरह वो स्टोर तक पहुंचते हैं और आंखों पर पट्टी बांधकर एक दूसरे का हाथ थामे स्टोर के अंदर दाखिल होते हैं। स्टोर का दरवाजा बंद करने के बाद जब वो आंखों की पट्टियां हटाते हैं तो सामने का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं था, क्योंकि वहां खाने पीने का वो सारा सामान मौजूद था जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। इस छोटी सी जीत की खुशी में हर कोई जितना हो सके राशन बटोरने लगता है। वहां मैलोरी को एक पिंजरे में 3 जीवित पंछी मिलते हैं जिन्हें वो अपने साथ रख लेती है, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि स्टोर के पिछले दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है और एक आदमी गिड़गिड़ाते हुए अंदर आने की भीख मांगता है। इंसानियत और शक के बीच झूलते हुए वो हथियारों के साथ आंखों पर पट्टी बांधकर दरवाजा खोलते हैं, मगर जैसे ही वो आदमी अंदर घुसने की कोशिश करता है, उसकी जुबान से निकला एक वाक्य सबको हिला देता है। वो कहता है, वो चीज बहुत खूबसूरत है, तुम्हें देखना चाहिए। यह सुनते ही सबको समझ आ जाता है कि यह आदमी संक्रमित है और अब वो सबका काल बन जाएगा। इससे पहले कि वो बाकियों को नुकसान पहुंचाता, चार्ली बिना एक पल सोचे अपनी जान की बाजी लगा देता है और उस संक्रमित आदमी को जोरदार धक्का देकर स्टोर से बाहर गिरा देता है। इस हाथापाई में दरवाजा बंद हो जाता है और चार्ली खुद उस नर्क में बाहर रह जाता है, जहां वो आदमी उसे बेरहमी से मार डालता है। चार्ली के बलिदान ने बाकियों को बचा लिया था और इसी भारी मन और चार्ली के गम के साथ वो चारों राशन लेकर वापस घर लौटते हैं, जहां रात होते ही एक मातम सा सन्नाटा पसर जाता है। मगर मुसीबत अब भी टली नहीं थी। देर रात दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है और ओलंपिया, जो अपनी मासूमियत में खतरे को भांप नहीं पाती, बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देती है और एक अनजान आदमी को अंदर ले आती है। तभी मैलोरी की नजर उस अजनबी पर पड़ती है और वो तुरंत अपनी बंदूक उस पर तान देती है, क्योंकि वो जानती थी कि इस दुनिया में अब किसी पर भी भरोसा करना मौत को दावत देने जैसा है। उस अनजान आदमी को घर के अंदर खड़ा देखकर बाकी लोगों के भी होश उड़ जाते हैं और वो घबराहट में ओलंपिया पर बरस पड़ते हैं कि उसने मौत को खुद न्योता क्यों दिया। ओलंपिया सहमी हुई कहती है कि उसने अकेलेपन का वो दर्द सहा है और वो किसी को उस नर्क में मरते हुए नहीं छोड़ सकती थी। तभी वो आदमी, जो खुद को गैरी बताता है, गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसे बाहर मत निकालो, उसकी जान को खतरा है, क्योंकि आज कुछ सिरफिरे लोग उसके घर में घुस आए थे, जिन्होंने जबरदस्ती उसके दोस्तों की आंखें खोलकर उन्हें उस शैतान को दिखाया था, जिसे देखते ही उन सब ने एक झटके में अपनी जान दे दी। गैरी की बातों से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सच सामने आता है कि वो अदृश्य शक्ति दरअसल इंसान को उसकी जिंदगी का सबसे गहरा गम और सबसे भयानक डर दिखाती है, जिसे इंसान का दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो पल भर में आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन गैरी एक और अजीब बात बताता है कि वो हमलावर उस शैतान को देखकर मर नहीं रहे थे, बल्कि खुश हो रहे थे।
जिसका मतलब था कि जो लोग पहले से ही अंदर से टूट चुके हैं उन पर उस शैतान का असर नहीं होता, बल्कि वो उन्हें अपना गुलाम बना लेता है ताकि वो बाकियों को शिकार बना सके। क्या गैरी सच बोल रहा था या वो भी उसी शैतानी साजिश का एक मोहरा था? यह सवाल हवा में तैर रहा था। खैर, इंसानियत के नाते सब उसे घर में रहने की इजाजत देते हैं, मगर डगलस को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो गुस्से में बंदूक तानकर गैरी को बाहर निकालने की धमकी देता है। तभी पीछे से शर्ल, जो अब तक खामोश थी, डगलस के सिर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देती है और सब मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। अगली सुबह तनाव और बढ़ जाता है जब मैलोरी और ओलंपिया दोनों को एक साथ लेबर पेन शुरू हो जाता है। टॉम और शर्ल उन्हें संभालने के लिए ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं, जबकि गैरी नीचे अकेला रह जाता है और यहीं से उसका असली और खौफनाक चेहरा सामने आने लगता है। वो अपने बैग से उस शैतान की बनाई हुई अजीबोगरीब पेंटिंग्स निकालकर मेज पर सजाने लगता है और उसकी बदलती हुई आंखों से साफ हो जाता है कि वो भी उन गुलामों में से एक है। ऊपर मैलोरी एक बेटे को और ओलंपिया एक बेटी को जन्म देती है। तभी नीचे पिंजरे में बंद पंछी खतरे को भांपकर जोर जोर से फड़फड़ाने लगते हैं, जिससे झुंझलाकर गैरी उन्हें जिंदा ही फ्रिज में बंद कर देता है और फिर खिड़कियों से पेपर्स फाड़ने लगता है ताकि बाहर का शैतान अंदर झांक सके। कमरे में कैद डगलस ये सब देख लेता है और पागलों की तरह चिल्लाता है। उसकी चीखें सुनकर टॉम नीचे भागता है, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गैरी पीछे से हमला करके उसे भी बेहोश कर देता है। अब उस घर में सिर्फ शैतान का राज था। इसके बाद गैरी डगलस को मारने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ऊपर से बच्चों के रोने की आवाजें उसके कानों में पड़ती हैं और वो पल भर में अपना इरादा बदलकर डगलस को छोड़ देता है और सीधा ऊपर ओलंपिया और मैलोरी के कमरे की तरफ चला जाता है, जहां पहुंचते ही वो खिड़कियों पर लगे सारे कागज एक एक करके हटा देता है और जैसे ही ओलंपिया की नजर बाहर पड़ती है, वो उसी पल शैतान के वश में आ जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन भर जाता है और मैलोरी ये समझ जाती है कि ओलंपिया अब किसी भी हाल में खुद को मारने से नहीं रुकेगी। इसीलिए वो झटके से ओलंपिया की बेटी को उसकी गोद से छीन लेती है और अगले ही पल ओलंपिया बिना कुछ सोचे खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। उस दिल दहला देने वाले सन्नाटे के बाद गैरी शर्ला को पकड़ लेता है और जबरदस्ती उसकी आंखें खोल देता है। शैतान का असर उस पर भी तुरंत हो जाता है और वो भी खुद को खत्म कर लेती है। अब गैरी धीरे धीरे मैलोरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन मैलोरी ने अपनी चादर से खुद को और दोनों बच्चों को ढक रखा होता है, इसीलिए वो अब तक बची रहती है। गैरी उसे चादर हटाने और बाहर देखने के लिए उकसाने लगता है। उसकी आवाज में एक खौफनाक मिठास होती है। तभी अचानक डगलस बंदूक लेकर वहां पहुंचता है। अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए वो गैरी को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी समझ जाता है कि डगलस कुछ देख नहीं पा रहा। वो इसी मौके का फायदा उठाता है और दौड़कर डगलस को धक्का देता हुआ ऊपर के फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिरा देता है और नीचे गिरते ही गैरी बेरहमी से डगलस के शरीर में कैंची घोंपकर उसे मार डालता है। इसी बीच टॉम को होश आ जाता है। वो किसी तरह शॉटगन उठाता है और बिना समय गंवाए गैरी पर गोली चलाकर उसे वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद टॉम ऊपर जाकर मैलोरी और दोनों बच्चों को संभालता है, उन्हें शांत करता है और उस तबाह हो चुके घर में अब सिर्फ 3 जिंदगियां बची होती हैं। टॉम, मैलोरी और 2 मासूम बच्चे, जिनके चारों तरफ मौत और खामोशी पसरी हुई होती है। अब उस खौफनाक हादसे को 5 साल बीत चुके थे। मैलोरी और टॉम अब एक रिश्ते में बंध चुके थे और बच्चे भी बड़े हो चुके थे, लेकिन दुनिया से डर अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बाहर वही अदृश्य शैतान अब भी घूम रहे थे। ये लोग पिछले 5 सालों से आंखों पर पट्टियां बांधकर खामोशी और डर के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। मैलोरी ने बच्चों को इस अंधी दुनिया में जिंदा रहने के हर तरीके सिखा दिए थे। तभी एक दिन रेडियो से एक आवाज आती है, जिसमें रिक नाम का एक आदमी बताता है कि जहां वो लोग मौजूद हैं, वो जगह पूरी तरह सुरक्षित है। वहां एक कॉलोनी है, खाने पीने और जरूरत की हर सुविधा मौजूद है। अगर कोई वहां आना चाहता है तो नदी के बहाव के साथ आ सकता है। पास ही के जंगल के बीच उनकी कॉलोनी मिलेगी, जहां ढेर सारे पक्षी हैं और उन्हीं की आवाजों से उस जगह को पहचाना जा सकता है। टॉम इस बात पर भरोसा कर लेता है और वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन मैलोरी का दिल ये मानने से इनकार कर देता है। उसे डर लगता है कि कहीं रिक भी शैतान का गुलाम ना हो, जो उन्हें यहाँ से बाहर निकालकर मार देना चाहता हो। मगर टॉम उसे समझाता है कि अगर जिंदा रहना है तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा। आखिर कब तक वो लोग इस तरह अंधी जिंदगी जीते रहेंगे। अगले दिन जब वो लोग जरूरत का सामान ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, तभी कुछ शैतान के गुलाम उन्हें घेर लेते हैं और घर से बाहर आने को कहते हैं। हालात बिगड़ते देख टॉम मैलोरी और बच्चों को पीछे के रास्ते से निकलने के लिए कहता है और खुद आंखों पर पट्टी बांधकर बंदूक लेकर बाहर निकल जाता है ताकि उन लोगों को रोक सके। शैतान के गुलाम टॉम से पट्टी हटाने को कहते हैं, लेकिन टॉम उन्हें बातों में उलझाता रहता है ताकि मैलोरी बच्चों को लेकर भाग सके।
लेकिन तभी वो लोग मैलोरी को वहां से जाते हुए देख लेते हैं। इससे पहले कि वो उसके पीछे दौड़े, टॉम गोली चलाकर 2 लोगों को मार देता है। जवाब में गोलियां चलती हैं और टॉम खुद भी घायल हो जाता है। अब बिना देखे लड़ना उसके लिए नामुमकिन सा लगने लगता है, इसलिए वो अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और सामने मौजूद बाकी लोगों को भी मार डालता है। लेकिन उसी पल हवा के झोंके के साथ वो अदृश्य शैतान वहां पहुंच जाता है और टॉम के दिमाग पर कब्जा करने लगता है। लेकिन पूरी तरह उसके वश में आने से पहले ही टॉम आखिरी ताकत जुटाकर खुद को गोली मार लेता है। दूर से गोली की आवाज सुनकर मैलोरी समझ जाती है कि टॉम अब मर चुका है। वो घबराई हुई किसी तरह बच्चों को लेकर घर लौट आती है, मगर अब वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि इस बेरहम दुनिया में टॉम ही उसका एक आखिरी सहारा था। अब वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। 2 छोटे बच्चों के साथ इस अंधी और बेरहम दुनिया में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन लगने लगा था। लेकिन हार मानना मैलोरी के स्वभाव में नहीं था, इसीलिए वो एक बड़ा जोखिम उठाने का फैसला करती है और रेडियो पर रिक द्वारा बताई गई उस सुरक्षित जगह की ओर जाने के लिए नाव लेकर निकल पड़ती है। वही सफर जिससे कहानी की शुरुआत में हमने उसे नदी के बीच देखा था, आंखों पर पट्टी, दिल में डर और सीने में बच्चों की जिम्मेदारी लिए हुए। नदी का बहाव उसे आगे धकेलता रहता है। तभी अचानक पानी के बीच से एक अनजान आदमी की आवाज गूंजती है। वो मदद के लिए पुकार रहा होता है। मैलोरी का दिल जोर से धड़क उठता है, क्योंकि उसे पता है कि यही वो आवाजें होती हैं जो इंसान को मरने पर मजबूर कर देती है। डर के मारे वो बिना कुछ सोचे गोली चला देती है, लेकिन वो आवाज रुकती नहीं, बल्कि वो आदमी धीरे धीरे नाव के ओर करीब आता चला जाता है। और इससे पहले कि मैलोरी कुछ समझ पाती, वो अजनबी नाव तक पहुंचकर उसके चेहरे के करीब आ जाता है और उसके हाथ आंखों पर बंधी पट्टी को हटाने की कोशिश करने लगते हैं, मानो वो उसे जबरदस्ती उस शैतान को दिखाना चाहता हो। लेकिन उसी पल मैलोरी बिना देखे पूरी ताकत से उस इंसान पर वार करती है। उसका वार इतना अचानक और बेरहम होता है कि वो अजनबी लड़खड़ाकर पीछे गिर जाता है और मैलोरी इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत नाव को आगे बढ़ा देती है और वहां से बचकर निकल जाती है। दिल बेकाबू धड़कता रहता है और हाथ कांपते हुए भी चप्पू चलाते रहते हैं। अब मैलोरी और बच्चे लगातार 42 घंटों से नदी के भरोसे आगे बढ़ते चले जा रहे होते हैं। तभी मैलोरी बच्चों को शांत आवाज में समझाती है कि आगे नदी में एक ढलान आने वाली है, जहां पानी का बहाव अचानक बहुत तेज हो जाएगा। इसीलिए उन्हें नाव को पूरी ताकत से पकड़कर रखना होगा। थोड़ी ही देर बाद पानी सचमुच उग्र हो उठता है। तीनों जान बचाने के लिए नाव को कसकर पकड़ लेते हैं, मगर रास्ता इतना खतरनाक होता है कि अचानक तेज झटके के साथ नाव पलट जाती है और तीनों उफनते पानी में जा गिरते हैं। धारा उन्हें बहाए लिए जाती है और हर पल मौत और भी करीब महसूस होने लगती है। मैलोरी किसी तरह अपने बेटे को पानी में पकड़ लेती है, लेकिन ओलंपिया की बेटी अलग होकर किनारे की जमीन तक पहुंच जाती है और डर के मारे मैलोरी को पुकारने लगती है। उस मासूम आवाज को सुनते ही मैलोरी घबराहट के बावजूद दिशा पहचान लेती है और उसे भी ढूंढ निकालती है। इस तरह मौत से लड़ते हुए उन्होंने अपने पूरे सफर का सबसे मुश्किल और जानलेवा रास्ता पार कर लिया होता है। अब उनकी मंजिल बहुत करीब आ चुकी थी। थके हुए शरीर और कांपती सांसों के साथ मैलोरी बच्चों को लेकर जंगल के भीतर आगे बढ़ती है। तभी उन्हें परिंदों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी रेडियो पर बताई गई थी। वो उसी आवाज का पीछा करते हुए सही दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन उसी पल वो अदृश्य शैतान भी वहां पहुंच जाता है और उनका पीछा करने लगता है। हवा में उसकी मौजूदगी साफ महसूस होने लगती है और वो उन्हें बहकाने लगता है कि आंखों से पट्टी हटा लो, बस एक बार देख लो। लेकिन मैलोरी बच्चों से सख्त लहजे में कहती है कि आवाजों पर ध्यान मत देना और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। इसी भाग दौड़ के बीच अचानक मैलोरी का पैर फिसलता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। बच्चे उसे आवाज देते हैं, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वो घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मैलोरी कहां चली गई। वो इधर उधर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी शैतान इस मौके का फायदा उठाता है और मैलोरी की आवाज की नकल करते हुए बच्चों से पट्टी हटाने को कहता है। मासूम बच्चे उसे सच में मैलोरी समझ लेते हैं और अपनी आंखों से पट्टी उतारने ही वाले होते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त मैलोरी को होश आ जाता है और वो पूरी ताकत से चिल्लाकर बच्चों को रोक लेती है। उनकी आवाज के सहारे मैलोरी बच्चों को ढूंढ लेती है और तुरंत वहां से भागना शुरू कर देती है। परिंदों की आवाज का पीछा करते हुए वो तीनों जान बचाकर दौड़ते हैं, जबकि शैतान लगातार उनके पीछे लगा रहता है और हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो कॉलोनी तक न पहुंच पाए। लेकिन मैलोरी उसकी हर आवाज को अनसुना करती हुई आखिरकार उस सुरक्षित जगह के दरवाजे तक पहुंच जाती है। अंदर जाते ही वहां सबसे पहले उनकी आंखें चेक की जाती हैं, ताकि यह तय हो सके कि वो संक्रमित तो नहीं है। जब यह साफ हो जाता है कि वो तीनों सुरक्षित हैं, तो उन्हें कॉलोनी के भीतर ले लिया जाता है। अंदर जाकर मैलोरी अपनी पट्टी हटाती है और देखती है कि यह जगह एक ब्लाइंड स्कूल है, जहां ज्यादातर लोग देख नहीं सकते और इसी वजह से शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कॉलोनी में जगह जगह परिंदे थे, ताकि किसी भी खतरे की आवाज से पहले वहां के लोगों को चेतावनी मिल सके। अंत में मैलोरी भी अपने साथ लाए परिंदों को वहां आजाद कर देती है, जैसे डर के उस लंबे सफर के बाद जिंदगी को एक बार फिर खुली सांस लेने का मौका मिल गया हो।
और इसी नई उम्मीद के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।